बच्चों अब आते हैं बेसिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो गाइस पहली चीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ 3D 4D एंड 5D। बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ 3D 4D एंड 5D, इनके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। फाइन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे lie between S एंड P ब्लॉक, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि these are the elements which have incompletely filled, hold on a sec बच्चों, they must have incompletely filled d orbitals in the ground state, या तो ग्राउंड स्टेट में उनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, या इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये अभी डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, अभी समझाता हूं मैं। ठीक है गाइस, जैसे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। पहले मैं ये और लिख दूं, उसके बाद समझाता हूँ। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दे हैव फुल D10 configuration, hence they are not ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? जिंक का एग्जांपल लेते हैं। गाइस, जिंक है 4s2 3d10। क्या अभी इसके पास इनकम्प्लीटली डी फिल्ड डी ऑर्बिटल है? नहीं, इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट जिंक में, इट डज नॉट हैव अ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब आते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 में तुम 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ऑक्सीडाइज जब वो है, जब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, उस वक्त कोई एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बन गई है जिसमें डी में इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो? मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये था ग्राउंड स्टेट। नीचे वाला है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, बेसिकली Zn2+ की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ है ना? अब या तो हमारा ग्राउंड स्टेट या फिर हमारा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एक के अंदर एटलीस्ट हमारे पास डी में इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। ठीक है ना गाइस? कि डी ऑर्बिटल शुड नॉट बी कंप्लीटली फिल्ड इन आइदर द ग्राउंड स्टेट और इन इट्स ऑक्सीडाइज स्टेट। और यहां पे इसमें जिंक के केस में, दोनों ही केस में
you got completely filled d orbitals. That means they are not transition elements. समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? या तो ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडाइज स्टेट, किसी एक में अगर तुम्हारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आता है, तभी उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिंक नहीं होगा तो उसके जो नीचे लाए करते हैं ग्रुप में, कैडमियम और मर्करी, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहीं पे लिख देते हैं, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ओके गाइस, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो हमारा ये हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऊपर वाला पार्ट समझ गए थे ना बच्चों ये, कि विच आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड विच आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तीनों आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। इनफैक्ट इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बच्चों। कोई डाउट यहां तक? गुड। और तुम्हें ये तो याद ही होगा, क्या, कि क्रोमियम एंड कॉपर, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज डिफरेंट। क्रोमियम की क्या होती है गाइस? यू हैव 4s1 3d5। और कॉपर की होती है 4s1 3d10 बच्चों। आई मीन दिस शुड हैव बीन 4s2 3d4, दिस शुड हैव बीन 4s2 3d9। ये क्यों हुआ? ये तुम्हें पता है गाइस, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ half and fully filled subshells। ओके। अब एक काम की चीज नोट करने की, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दे शो large number of oxidation states। Fine guys, and some oxidation state are more stable, some are less। ओके। और 4d एंड 5d के जो एलिमेंट्स हैं, दे एग्जिबिट हायर coordination numbers and higher oxidation state than elements of 3D। मतलब 4D और 5D के एलिमेंट्स, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज हायर देन दैट, मतलब दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज कंपेयर टू 3D के एलिमेंट्स। फाइन। देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3D बच्चों।
क्लियर है गाइस? 4D और 5D में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3D। ये स्पेशल है क्यों? क्योंकि अगर तुम यही चीज पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो, इसमें देखो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, एक काम करता हूँ मैं इसे ऐसे लेता हूँ, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल as we go down the group. ओके, मतलब अगर तुम हैवियर एलिमेंट्स की बात करो तो दे एग्जिबिट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके गाइस, समझ गए बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। इसी कारण से पी ब्लॉक में हैवियर एलिमेंट्स की जब तुम बात करोगे तो उनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तुम्हें पता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकते हैं? 4। लेकिन जो हमारा लेड है इसी में, वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है? +2 रेदर देन +4। समझे नहीं समझे गाइस? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर पुअर शील्डिंग के कारण s electrons are strongly held by nucleus and they are unable to take part in bond formation। ये तुम्हें याद है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने ही करा हुआ है। तो आइडिया ये है, पी ब्लॉक में एज वी गो डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल, जबकि ट्रांजिशन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। अब आते हैं एटॉमिक एंड आयनिक साइज। एटॉमिक एंड आयोनिक साइज बच्चों, गैस जो रेडियस है या साइज है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period in the D block, डिक्रीज होता जाएगा until the until near the end, until near the end। जब ऑलमोस्ट डी ब्लॉक के एंड में पहुंच जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो, एंड तक पहुंच जाते हो, उस वक्त साइज छोटा बिल्कुल हो चुका है। उसके बाद स्लाइडली बिल्कुल एंड के तरफ साइज इंक्रीजेस स्लाइटली until near the end when size increases slightly। ओके बच्चों, मतलब तुम देखोगे स्कैंडियम, टाइटेनियम चलता गया, निकल हैज गॉट स्मॉलेस्ट साइज, उसके बाद आया कॉपर, जिंक। यहाँ पे हमारा साइज एक्चुअली स्लाइटली बढ़ जाएगा, तो ऑलमोस्ट नियर द एंड पे यू गेट मिनिमम साइज, और फर्दर आगे जाओगे साइज इंक्रीजेस, स्लाइटली इंक्रीजेस, बट इट डज इंक्रीज। तो यू कैन नॉट से लेफ्ट राइट पूरा ही साइज छोटा होता जा रहा है, एंड के करीब साइज स्टार्ट्स टू इंक्रीज। क्लियर है यहां तक? गुड।
ठीक है ना बच्चों? अब हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। ये हमारा जर्नल ऑर्डर है जिसको हमने देखा कि चलता है, साइज डिक्रीज हो रहा है, निकल तक छोटा हुआ, उसके बाद साइज बढ़ना शुरू हो गया। राइट, गुड। तो इस तरीके से हमारा साइज जाता है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? गुड। अब मैं लिखता हूं, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज शुड इंक्रीज, है ना? साइज इंक्रीजेस, बढ़ना भी चाहिए, हाँ है ना? एक नया शेल ऐड हो रहा है। बट इट इज नोटिस दैट increase in size of, या size between 4D and 5D is almost, या virtually negligible। ओके बच्चों, मतलब हमारा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए था। 3D का साइज छोटा, 4D का बड़ा, 5D का और बड़ा। देखा क्या गया कि 4D और 5D का साइज में जो वेरिएंस है वो बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं बिफोर आई फॉरगेट। इधर हमने कहा साइज छोटा हो रहा है, इधर हमने क्या कहा, लेफ्ट राइट जा रहे हैं, साइज नॉर्मली छोटा हो रहा है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इनमें जो साइज में डिक्रीज आ रहा है दैट इज वेरी लेस। मतलब हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। क्यों? आई मीन व्हेन यू आर गोइंग इन अ पीरियड, हमने ये तो कहा साइज छोटा हो रहा है, लेकिन इफ यू कंपेयर द साइज तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। ऑब्वियसली बात है, जब मैं कह रहा हूँ डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दैट डिक्रीज इज वेरी लेस। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्यों? बिकॉज ऑफ शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। भाई जैसे तुम लेफ्ट राइट जा रहे हो, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, और वो भी अंदर वाले शेल में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज डज डिक्रीज, बट दैट डिक्रीज इज वेरी लेस। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इनका साइज इन अ पीरियड इज रिमेनिंग ऑलमोस्ट सेम। गेटिंग द आइडिया और नॉट? जो हमारा एस में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या पी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दैट डिक्रीज इन साइज इज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे इट इज नॉट दैट मच। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था ये था कि 4D और 5D में जो इंक्रीज इन साइज है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। व्हाई इज दैट? इट इज बिकॉज ऑफ 4f orbitals which is filled before 5D begins। 5D बढ़ने से पहले कौन बढ़ता है? 4f। और 4f की जो शील्डिंग है वो बहुत पुअर है। f block shielding is very poor। ओके, जिसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत घटिया शील्डिंग कर रहे हैं, ड्यू टू दिस साइज डिक्रीजेस। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज वेरी पुअर, hence hence there is decrease in size, there is decrease in size।
फाइन बच्चों, क्लियर है यहां तक? शील्डिंग काफी पुअर होने के कारण देयर इज अ डिक्रीज इन साइज, एंड दिस डिक्रीज इन साइज इज सच सो सिग्निफिकेंट कि ऐसे देखो, 3D है, 4D है, 5D, ऐसे शायद समझ में आ जाए। हमें पता है हर बार क्या हो रहा है, एज यू गो डाउन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, तो ऑब्वियस सी बात है साइज बढ़ना चाहिए, 3D से ज्यादा 4D का, 4D से ज्यादा 5D का। लेकिन यहाँ पे 5D बढ़ने से पहले कौन सा भरा जाता है, 4F। इन बंदों की शील्डिंग इज वेरी पुअर, वेरी पुअर शील्डिंग। शील्डिंग कम होगी तो साइज डिक्रीज होएगा। शील्डिंग का मतलब एक तरीके अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन इतना बढ़ गया कि 4D से 5D में जो शेल ऐड हुआ था, उसके बाद भी 4D और 5D का साइज इज ऑलमोस्ट सेम। 4D और 5D का साइज इज ऑलमोस्ट सेम। कि जो एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से जो साइज बढ़ना चाहिए था, उतना ही साइज डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ वेरी पुअर शील्डिंग बाय 4F इलेक्ट्रॉन। समझ गए गाइस? गुड, क्लियर हो गया यहां तक? समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक है, कि एक्स्ट्रा शेल ऐड होने के बावजूद साइज रिमेन सेम बिकॉज ऑफ वेरी पुअर शील्डिंग बाय एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। ओके, गुड। एंड दिस इज द रीजन, दिस वेरी पुअर शील्डिंग बाय 4F इज द रीजन, मैं लिख देता हूं, वेरी पुअर शील्डिंग by 4F electrons is the reason for lanthanoid contraction। समझ गए बच्चों? ये रीजन है हमारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मतलब जैसे हम कहते हैं एस में देखो या पी में देखो, लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज होता है, होता है। डी में मैंने तुम्हें अभी बताया कि साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, डी ब्लॉक में साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम बच्चों। फिर से बता रहा हूं, एस में और पी में लेफ्ट राइट का साइज डिक्रीज हुआ, डी में साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, पीरियड की बात कर रहा हूं। लेकिन लैंथेनॉइड्स में साइज जैसे एस और पी में डिक्रीज हो रहा था ना, एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज होना, वैसे हमारा एफ ब्लॉक में भी साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक में शील्डिंग बहुत घटिया हुई, और जब शील्डिंग घटिया हुई उसकी वजह से साइज छोटा होना शुरू हो गया। क्लियर है बच्चों? फिर से बता रहा हूं, एस में तुम्हारा साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट राइट जाते हो। पी में तुम लेफ्ट राइट जाते हो, साइज डिक्रीज होता है। डी में तुम्हारा साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। क्यों? क्योंकि शील्डिंग हो रही है, और ठीक ठाक शील्डिंग हो रही है बच्चों। लेकिन जब तुम एफ ब्लॉक में देखोगे, लेफ्ट राइट जाओगे, तो उसमें तुम रियलाइज करोगे बहुत पुअर शील्डिंग होने के कारण, व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट राइट, शील्डिंग तो ऐसे मान के चलो हो ही नहीं रही, इसी की वजह से लेफ्ट राइट साइज में जो डिक्रीज आता है वो सिग्निफिकेंट आता है, जस्ट लाइक इन एस एंड पी गाइस। जैसे एस और पी में लेफ्ट राइट जाने में साइज डिक्रीज हो रहा है, वैसे ही एफ में हो रहा है। डी में उतना सिग्निफिकेंट चेंज या सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं आता, क्योंकि उसमें शील्डिंग इज गुड। ठीक है ना बच्चों? एज कंपेयर टू एफ, डी में शील्डिंग इज बेटर। फाइन, राइट। ये हमने एक बेसिक आइडिया देख लिया कि एस में साइज डिक्रीज लेफ्ट राइट, पी में साइज डिक्रीज लेफ्ट राइट, एफ में साइज डिक्रीज लेफ्ट राइट, और डी में लगभग सेम इन अ पीरियड। वी आर लुकिंग इन अ पीरियड बच्चों। ओके, इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, जो मैंने अभी लिखवाया है इसको एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड एंड, हार्ड में एक्सेप्शन बता दूं पहले, या
are very hard rather and have high melting point and boiling point, except zinc, cadmium, and mercury. ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट इज ओवर, इनका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट इज ओवर 1000 डिग्री, ज्यादा है। ये एबनॉर्मली क्यों बिहेव कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव गॉट अ कंप्लीट डी शेल, जिसकी वजह से सो इनके जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। और हम बॉन्डिंग में कौन सी बॉन्डिंग देखेंगे? विल लुक एट मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मेटालिक बॉन्डिंग में जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट बॉन्ड फॉर्मेशन, उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। बेसिकली डी इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन मेटालिक बॉन्डिंग। इसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स तो है इन तीनों के पास, तीनों के पास 10-10 डी इलेक्ट्रॉन है, हाँ है ना? 3D 4D 5D इन सब में हमारे पास क्या है बच्चों? डी में इलेक्ट्रॉन्स तो काफी हैं, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट। क्लियर है गाइस? दे हैव गॉट अ कंप्लीट डी शेल। कंप्लीट होने के कारण इनके जो डी इलेक्ट्रॉन है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्ड। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी लो। अब आते हैं डेंसिटी पे बच्चों। इनकी डेंसिटी इज वेरी हाई। यार लिख देता हूँ, डेंसिटी इज वेरी हाई, तो क्या इज हाई? ठीक है बच्चों। और कुछ की बहुत ज्यादा है। सम हैव वेरी हाई डेंसिटी। एग्जाम्पल ओएस, आईआर। ठीक है बच्चों, इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब आते हैं कलर। कलर मैनी आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। ठीक है बच्चों, जो तुम्हारे एस और पी ब्लॉक के, दे आर जनरली वाइट। ओके, ये कलर आता क्यों है? हम कह रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स तुम्हारे, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट, आर कलर्ड। क्यों आ रहा है? कलर arises when compound absorbs some wavelength in visible region of spectrum। जब हमारा कंपाउंड कोई भी वेवलेंथ की
कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है इन द विजिबल रीजन, एक विजिबल रीजन में कोई वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या होगा? जो एब्जॉर्ब करी है उसका जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, दैट विल बी द कलर विजिबल टू अस। जो उसने एब्जॉर्ब करी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर दैट वी सी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? मैं लिख देता हूँ इसे, फिर समझाता हूँ। द कलर ऑफ द कंपाउंड इज देन दैट ऑफ द transmitted light, that is the complementary color to the color of light absorbed। ठीक है बच्चों, समझो कि तुम्हारा जो कलर, सपोजिंग एग्जांपल लेते हैं, ये तुमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, मैंने बताया था। सपोजिंग हमारा कंपाउंड ने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक ना बच्चों? कंपाउंड ने वॉयलेट कलर की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर ली, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ की लाइट है वो एब्जॉर्ब कर ली, तो हमारा जो कलर दिखेगा, ये कलर तो एब्जॉर्ब हो गया। तो जो तुम्हारा ट्रांसमिटेड लाइट है, जो लाइट बच गई, उसका कलर इज द कलर ऑफ द कंपाउंड। वॉयलेट उसने एब्जॉर्ब करा, हमें कौन सा कलर दिखाई देगा बच्चों? येलो। सपोजिंग उसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया, तो हमें जो कलर दिखेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? ऑरेंज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे देखो, कोई वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब करी, द कलर ऑफ द कंपाउंड इज द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, जो बच गई लाइट है दैट इज द कलर ऑफ द कंपाउंड। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू द कलर एब्जॉर्ब। जो कलर उसने एब्जॉर्ब करा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर ऑफ द कंपाउंड। फाइन, गुड। आयंस हैविंग D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन are usually uncolored। Why is that? That is because of no DD transition possible। ये अगेन तुम्हें नहीं समझ आएगा व्हाट आई मीन बाय नो डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल, क्योंकि ये हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना गाइस? क्लियर हो गया यहाँ तक? D0 और D10 में देर इज नो डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल, कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी डी से हाई एनर्जी डी पे पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। D0 और D10 में डी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें से कुछ की एनर्जी कम होगी, कुछ की ज्यादा होगी। जब वो एक्साइट हो जाए, डी से डी में एक्साइट हो जाए, दैट रिजल्ट्स इन कलर। और हमारा D0 D10 में देर इज नो सच डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल। दैट इज द रीजन ZnSO4, या हम कहेंगे TiO2, दे आर कलरलेस। एज
it is not possible to promote electrons within the D लेवल। मतलब लो डी से हाई डी में हम नहीं भेज सकते इन ZnSO4 या TiO2। ZnSO4 का मतलब हो गया Zn2 प्लस, TiO2 का मतलब हो गया Ti4 प्लस। इन दोनों में इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है, एंड दैट इज द रीजन दे डू नॉट शो एनी कलर, दे आर कलरलेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? एक चीज और, एक और तरीके से भी कलर आता है, दैट इज अनदर रीजन फॉर कलर कैन बी चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एग्जाम्पल, MnO4 माइनस, विच इज पर्पल इन कलर। ये क्यों है? कि तुम देखो यहाँ पे मैंगनीज का +7 है, लेकिन स्टिल इट शोज कलर। जैसे Zn2 प्लस था, Ti4 प्लस था, ऐसे ही Mn7 प्लस देखोगे तो यू विल रियलाइज इसके अंदर इट शुड बी कलरलेस, बट इट इज शोइंग कलर बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ये भी हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमें बताए कि पैरामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो फेरो की बात करते हैं सबसे पहले। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए we'll discuss it in brief. Ferromagnetic are special case of paramagnetic. They are special case of paramagnetic in which the moments on individual atoms become aligned and all point in same direction. Okay, guys. Example, FeCO Ni. They are ferromagnetic. They are ferromagnetic बच्चों। एंटी फेरो, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म क्या होता है? इज ऑपोजिट ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। समझ में आ गया बच्चों? इसमें क्या होता है? द मोमेंट्स ऑन इंडिविजुअल atoms are aligned in the opposite direction.
फाइन बच्चों। It occurs in several simple salts of Fe3 plus, Mn2 plus, and Gd3 plus. Since ferromagnetism and antiferromagnetism depend on orientation. They depend on orientation. They disappear in solution. ओके बच्चों। अब पैरामैग्नेटिज्म कब आता है? When there is unpaired electrons. It arises from presence of unpaired electrons. ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा जो ये होता है, that is magnetic moment is defined as n into n plus 2, where n are the number of unpaired electrons बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? यूनिट इज बोर मैग्नेटॉन। ये है हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। फाइन बच्चों। और इसकी यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटॉन। अब आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पे। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, hold on a sec बच्चों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स and their compounds are important catalysts. Example। अच्छा एक चीज और, क्यों इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है? दे शो वेरिएबल वैलेंसी, दैट इज वन ऑफ द रीजन। एनीवे, coming to example, TiCl4 is used as Ziegler-Natta catalyst in production of polythene, MnO2 is used as catalyst to decompose KClO3 to give O2, KCl plus O2. PD is used for
hydrogenation and V2O5 converts SO2 to SO3 in contact process, for which Fe was formerly used. पहले हम आयरन यूज करते थे, अब हम V2O5 यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस बच्चों, कॉम्प्लेक्सेस तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, है ना बच्चों? कॉम्प्लेक्सेस, फाइन। कॉम्प्लेक्सेस में द रीजन दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इज, रीजन फॉर complex formation. The reason for complex formation is small size, high charge, and vacant d orbitals of metal ion, making it accept electrons from other atoms, other groups rather, जिनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड।